आज सुबह 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट। इस बार बड़े ऐलानों की संभावना नहीं, लेकिन किसान सम्मान निधि बढ़कर हो सकती है 8,000। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, चंपाई झारखंड के होंगे नए सीएम। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत, 48 का समर्थन। विधानसभा सत्र में 6 फरवरी को पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सख्त होगा कानून। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में देर रात हुई पूजा। दीप जलाकर उतारी गणेश लक्ष्मी की आरती। 31 साल बाद खुला तहखाना। फास्टैग के लिए केवाईसी की समय सीमा बढ़ी। केवाईसी की समय सीमा 1 माह की बढ़ी। एनएआई ने दी मामले की जानकारी। 123 सालों में जनवरी में सबसे कम बारिश, फरवरी में सामान्य से ज्यादा होगी। यूपी दिल्ली में अगले 2 दिन कोहरा, हिमाचल में बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की कई बड़ी खबरों की ओर, जहां पर बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट आखिरी होगा। वित्त मंत्री अपना लगातार छठा बजट पेश करेगी। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। अपनी टीम संग फोटो सेशन में भी लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9:15 पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी संसद भवन। 10 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा। सुबह लगभग 11 बजे संसद में पेश होगा बजट। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में भी लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9:15 पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी संसद भवन। 10 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट किया जाएगा पेश। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे वित्त मंत्री पेश करेंगी। वहीं सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में भी लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9:15 पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी संसद भवन। 10 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा। सुबह लगभग 11 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट किया जाएगा पेश। वित्त मंत्री अपना लगातार छठा बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में भी लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहीं 9:15 पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी संसद भवन। 10 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं।
प्रवेश देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो वहीं साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बजट से कुछ खासा उम्मीदें नहीं रखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आज मोदी सरकार का जो है आखिरी अंतरिम बजट है और इसको जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और सबसे जी। बड़ी बात यह है कि वो अभी की बात करें तो इस समय वो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है और वहां पर जो कारभार है उसको देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी बहुत देर के बाद वो जो है संसद भवन के लिए निकल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरी रूपरेखा बजट को लेकर तैयार की गई है, तो बार बार एक सवाल उठ कर आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, उसको देखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने विशेष तौर पर बताया जा रहा है कि कई लोक लुभावन योजनाओं की बात करने की या बात करें रियायत देने की। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, जो टैक्स पेयर है, जो मध्यम वर्ग है, जो टैक्स में रिबेट चाहता है, उनको शायद जो है आज का बजट कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये छठा बजट पेश कर रही है और ये पहली ऐसी महिला बन जाएंगी जिन्होंने लगातार ये 6 बार बजट पेश किया होगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है जिनके नाम पे लगातार 10 बजट को पेश करने का नाम दर्ज है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पल भी ऐतिहासिक बन जाएगा निर्मला सीतारमण के लिए भी। वहीं प्रवेश देखा जाए तो जानकारी ये सामने आ रही है कि इस बार बजट में जो किसान सम्मान निधि है, कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और किसानों को इससे खासा लाभ पहुंच सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड है या किसान निधि ये योजना है या किसान से जुड़े हुए जो भी योजना है, उनमें विशेष रूप से बता दूं कि सरकार की नजर है, सरकार की निगाह है। और सरकार मैंने पहले ही बताया कि एक तो टैक्स पे जो मध्यम वर्ग का है, जो टैक्स में रिबेट चाहता है उसको रिबेट देगी। इसके अलावा किसानों के लिए अच्छा खासा जो है प्लान है, योजना है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ इंतजार करना होगा 11 बजे, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो है बजट की पूरी रूपरेखा जो है तैयार होकर सामने रखी जाएगी। अभी वित्त मंत्रालय से संसद भवन की ओर अग्रसर होने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उसके बाद 10 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक में मंजूरी होगी और लगभग 11 बजे के आसपास ये बजट की रूपरेखा रखी जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबकी नजरें जो हैं वो इस बजट पर टिकी हुई हैं और लगभग 11 बजे के आसपास बजट पेश भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री संसद भवन की ओर अग्रसर हो रही हैं और वो कुछ ही देर में संसद भवन पहुंच जाएंगी। उसके बाद राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी और 11 बजे संसद भवन में बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट होगा जो कि लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जाएगा। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार ये बजट पेश करेंगी और उनके नाम ये ऐतिहासिक पल होगा। लगातार छठे बार बजट पेश करने के नाम में शामिल हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। आगे खबरों का रुख करें उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर बजट के पहले सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी। जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ के पार हुआ है। तो वहीं जनवरी 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन भी किया गया है। जनवरी 2023 में लगभग 1.55 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था। तो वहीं डिजिटल भुगतान में 10.94% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बता दें कि बजट पेश करने से पहले ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, जहां जनवरी 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन भी किया गया है। तो वहीं बजट के पहले सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ के पार हो गया है। तो वहीं जनवरी 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन किया गया। जनवरी 2023 में 1.55 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ था। तो वहीं डिजिटल भुगतान में भी 10.94% की बढ़ोतरी की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं और आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाएगा। सुबह लगभग 11 बजे बजट पेश होगा। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से संसद भवन की ओर बढ़ती हुई और वित्त मंत्री के हाथों में
बजट है आज का जो वो सुबह लगभग 11 बजे संसद भवन में पेश करेंगी और वित्त मंत्रालय के साथ उनकी पूरी टीम है। और यहाँ पर एक फोटो सेशन कार्यक्रम भी किया जा रहा है जिसमें वित्त मंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है। और ये वित्त मंत्री आज का बजट दिखाते हुए इस लाल कलर के लिफाफे में, इस लाल कलर की चीज में आज का बजट है जिसे आज वित्त मंत्री संसद भवन में पेश करेंगे। और वित्त मंत्री के हाथों में आज का बजट है जिसे संसद में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री के साथ उनकी टीम है। एक फोटो सेशन किया जा रहा है जहां पर वित्त मंत्री के साथ फोटो सेशन किया जा रहा है और उनकी टीम मौजूद है। तो वहीं वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से संसद भवन की ओर बढ़ती हुई सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से संसद भवन की ओर बढ़ती हुई। तो वहीं बता दें कि बजट के पहले सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी, जहां पर जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ के पार। वहीं जनवरी 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन भी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला है। समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने जताया विरोध। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान। समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने जताया विरोध। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान। कल झारखंड बंद का किया आह्वान। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला, खबर हम आपको झारखंड से बता दें, जहां पर समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए बंद का आह्वान किया है। कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी संगठन की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का यह मामला है जिसको लेकर के समस्त आदिवासी और मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान किया है। तो वहीं कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला, खबर हम आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और इसी कड़ी में विरोध के चलते बंद का आह्वान भी किया है। कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला, खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी और मूलवासी संगठन ने जताया है कड़ा विरोध। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। कल झारखंड बंद का किया गया है आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला, खबर हम आपको झारखंड से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी और मूलवासी संगठन ने जताया है विरोध। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने विरोध जताया है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का आह्वान भी किया है। झारखंड बंद का आह्वान किया है मूलवासी और आदिवासी संगठनों ने। तो वहीं खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र, सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे। सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे। सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। प्रेस रूम में प्रथम तल पर ही बैठ सकेंगे पत्रकार। सेंट्रल हॉल के रिनोवेशन का काम तेजी से किया जा रहा है।
2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र की शुरुआत होगी, यानी कि कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चलेगा, जिसमें सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकेंगे पत्रकार। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सेंट्रल हॉल में पत्रकार नहीं बैठ सकेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे। सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में कर सकेंगे प्रवेश। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। पत्रकारों को इजाजत नहीं होगी। प्रेस रूम में प्रथम तल पर ही बैठ सकेंगे पत्रकार। सेंट्रल हॉल के रिनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर अब से सेंट्रल हॉल में पत्रकार नहीं बैठ सकेंगे। कल यानी कि 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद सिर्फ विधायक ही सेंट्रल हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। पत्रकारों को इसकी अनुमति नहीं होगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे। सेंट्रल हॉल के रिनोवेशन का काम तेजी से किया जा रहा है और आज लोकार्पण करने के बाद उसमें एक नई चीज होगी, जहां पर सेंट्रल हॉल में अब पत्रकारों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ विधायक ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कल से यानी कि 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होगी। उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि आज सेंट्रल हॉल के लोकार्पण के बाद सिर्फ पत्रकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे, विधायक ही सिर्फ प्रवेश कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि विधानसभा जब सत्र, विधानमंडल पूरा सत्र जब चलता है, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद दोनों का सत्र चलता है, यदि कोई विपक्ष के पार्टी, अगर विपक्षी नेतागण अगर कोई जो है वो विरोध करना चाहेंगे तो सेंट्रल हॉल में ही आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपना जो है अपना विरोध जताते हैं जी। अब सेंट्रल हॉल का एक मकसद ये है कि पहले जब जहाँ निकलते थे तो वहाँ पे जो है तमाम भीड़, तमाम लोग हो जाते थे, सेंट्रल हॉल छोटा पड़ जाता था। लेकिन अभी बड़े सेंट्रल हॉल में कम से कम एक यहाँ पे आके एक विपक्षी पार्टी अपना विरोध दर्ज करे। लेकिन पत्रकारों को जो रही बात वहाँ जाने की, तो पहले भी हुआ था कि जो पोर्ट बनाया गया था उस पोर्ट के भी पास पत्रकार रहते थे और वहाँ पे जाके वो जब विपक्षी पार्टी कोई नेता विरोध जता था तो वहाँ आके भाई के अपना जो कहना चाहता था वहाँ कह सकता था। लेकिन सेंट्रल हॉल में पूरा विरोध करने का एक जो वो तरीका है, क्योंकि जैसे वहाँ पे आप देखेंगे जो बाउंसर जो तमाम लोग रहते हैं उनके जिनकी जिम्मेदारी विधानसभा सत्र संभालने की होती है, वो सब तमाम लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे भीड़ की वजह से कई लोगों को चोटें लग गई, कई लोगों को लगता है कि नहीं हमारे साथ बहुत ज्यादा जाति की गई जो है। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो मार्शल वहाँ तैनात किए गए, इससे ये है कि अगर विरोध करते हैं वहाँ पे जिससे कोई विवाद के संबंध में हो, इसलिए सेंट्रल हॉल का जो है लोकार्पण किया जा रहा है। जी, और देखा जाए तो कल यानी कि 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की भी शुरुआत हो रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बताएं, विधानमंडल सत्र का जो है बजट सत्र है और ये बजट सत्र चुनावी वर्ष है, क्योंकि ये आगामी लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है। इस सत्र को बहुत ही नजरिए से लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं जैसे सरकार का भी बजट सत्र चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार बजट सत्र ला रही है, तो लोगों को राहत की उम्मीद है। अगर इसमें जो है लोगों को राहत मिलेगी चुनावी वर्ष में, लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि चुनावी वर्ष हो सकता है सरकार आम जन के लिए या पब्लिक के लिए कुछ अच्छा चीज लेके आए, जैसे टैक्स में छूट की बात हो या कोई जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको लेके तमाम कुछ जगहों पर राहत मिल जाए, जीएसटी को लेके तमाम ऐसी चीज, स्टेट जीएसटी है, इन सब चीजों को लेके एक महत्वपूर्ण सत्र है। तो अब इस सत्र के माध्यम से जो है पूरा 1 साल का जो बजट होता है, जो मंत्रालयों और जो विभागों को दिए जाते हैं, इसी सत्र में सबको पास किया जाता है और इसी में सब लेखा जोखा जो पिछला जो बजट पास हुआ था, पूरा बजट हो या पूरा सत्र का जो बजट हो, तो वो सब पूरी जानकारी मिल जाती है। हाँ, हम इस विभाग में इतने रुपए आए थे और इतना ये काम हुआ है, पूरी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब बजट पेश होगा तो लोगों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सेंट्रल हॉल का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसका रिनोवेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। तो वहीं 2 फरवरी को यानी कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाएगी। तो वही खबर हम आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी के बाहर बढ़ी सुरक्षा। कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी सुरक्षा। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी की बढ़ी सुरक्षा। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन। ज्ञानवापी में आज से होंगे महादेव के दर्शन। नंदी के सामने से हटाई गई बैरिकेडिंग। कोर्ट ने बैरिकेडिंग हटाने का दिया था आदेश। व्यास जी के तहखाने में आज की गई पूजा अर्चना। नंदी के सामने से हटाई गई बैरिकेडिंग। कोर्ट ने बैरिकेडिंग हटाने का दिया था आदेश। व्यास जी के तहखाने में आज की गई पूजा अर्चना। पूजा के लिए गंगा जल ज्ञानवापी में लाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकी डे जुड़े हुए हैं। विकी, देखा जाए तो कल कोर्ट का आदेश आया था और उसके बाद आज ज्ञानवापी में पूजा अर्चना की गई है और जो नंदी हैं उनके सामने से बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि कल जो वाराणसी जिला जज द्वारा एक आदेश दिया गया, जो व्यास जी के तहखाना, जो नंदी भगवान नंदी के ठीक सामने बैरिकेडिंग किया गया था। और आपको बता दें, सोमनाथ व्यास, उनके नाती जो शैलेंद्र पाठक व्यास है, उन्होंने ये याचिका एक दायर की थी कि 1993 तक हम वहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे थे व्यास जी के तहखाने पे। और उसके बाद जो वहाँ पे वर्तमान जो सरकार थी उनके द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद हमें पूजा पाठ से वंचित किया गया। और आज लगभग 30 साल बाद और बहुत ही अहम फैसला जिला जज द्वारा दिया गया कि उससे जो पुनः एक बार जो पूजा पाठ की अनुमति व्यास परिवार को दे दिया गया। और उसके बाद जो है डीएम को कहा गया था कि डीएम जो है इससे डीएम की निगरानी में 7 दिन के अंदर इसकी बंदोबस्त करे। और यहाँ पे काशी विश्वनाथ के जो पुरोहित है, जो महंत है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ कराई गया और नंदी के सामने से बैरिकेडिंग को हटाई गई। जिसके बाद आज सुबह जो बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और वहाँ पे जो व्यास जी के तहखाने थे उनको खोल के जो है गंगा जल से पूजा अर्चना की गई है। और ये बहुत ही अहम फैसला है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में काफी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन दल है, उन्होंने कल खुशी जाहिर की। उन्होंने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और अपनी खुशी जाहिर की। जिसके बाद जो है प्रशासन भी आदेश आने के बाद अलर्ट मोड में थी, रात भर जो है गश्त करती रही और ज्ञानवापी पे जो है अर्ध सैनिक बल लगा दिए गए। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ को जो है पूरे अवनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद जो पूरे शहर में जो है रात भर गश्त करती रही फोर्सेस। और तमाम जो काशी विश्वनाथ के अलावा और भी मंदिरें हैं, मंदिरों के बाहर जो है बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई कि किसी प्रकार की किसी अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो किसी के साथ। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट की चार्ज प्रबंध व्यवस्था की हुई थी। रात भर गश्त करती रही। और अब भी आपको बता दें, ज्ञानवापी के फोर्सेस जो है सबके तरफ मौजूद है। हर नजर बनाई हुई, हर संदिग्ध पे नजर बनाई हुई, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इस पर पूरी नजर प्रशासन की बनी हुई है। जी बिल्कुल। और देखा जाए विकी, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये फैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं परिसर की और आसपास की सुरक्षा बढ़ाए जाना तो स्वाभाविक था। वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का कार्य किया गया है, तो जो रास्ता है व्यास जी के तहखाने तक पहुंचने का, तो क्या वो मस्जिद परिसर से होकर ही जाता है? तो बिल्कुल आपको बता दें, मस्जिद परिसर से नहीं, मस्जिद के बाहर से जो नंदी जी के सामने बैरिकेडिंग काटा जाएगा, तो वहां से जो मंदिर से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। केवल जो मंदिर के सामने की बैरिकेडिंग को काटा जाएगा, तो इससे जो मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। मस्जिद के बाहर जो है उसमें व्यास जी के तहखाने पे जाया जा सकता है। जो आज रेलिंग जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग की थी, उसको काट दिया जाएगा और इसके बाद एंट्री मिल जाएगी और आम श्रद्धालु भी उसमें दर्शन करने जा सकेंगे। बिल्कुल। और विक्की, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि मस्जिद में प्रवेश करके व्यास जी के तहखाने तक की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि नंदी के सामने से ही हम जा सकते हैं। और साथ ही क्या मस्जिद परिसर से कोई व्यास जी के तहखाने तक आ सकता है? क्या वो रास्ता भी है या फिर उस रास्ते को अभी बंद रखा गया है?
जी बिल्कुल, मस्जिद के रास्ते से भी तहखाने तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें ब्यास जी का तहखाना मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद है। जो बाहर 1993 पूरे बाहर जो चारों तरफ उसकी बैरिकेटिंग की गई थी, केवल और केवल नंदी के सामने जो ब्यास जी का तहखाना पड़ता है उन्हीं की बैरिकेटिंग को आज काटा जाएगा और उसमें प्रवेश दिया जाएगा। तो मस्जिद के अंदर से उसमें जाया जा सकता है और जो हिंदू जो दर्शनार्थी होंगे वो केवल और केवल बाहर से ही उसमें जो नंदी के सामने के ब्यास जी के तहखाने के सामने से उसमें प्रवेश कर सकेंगे और पूजा अर्चना जो है ब्यास परिवार पुनः एक बार 30 साल बाद फिर से शुरुआत कर सकेगी। जी बिल्कुल। और विकी, साथ ही भी जानना चाहेंगे, क्या आम श्रद्धालु भी व्यास जी के तहखाने में जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल, जिला जज द्वारा जिसको कल आदेश दिया गया, जिसमें ब्यास परिवार तो इसमें हकदार थे ही। ब्यास परिवार एक अपने समय से उनके जो नाना थे, उनके शैलेंद्र पाठक के जो नाती समय उन जो वहां से परिवार से पूजा अर्चना करता आ रहा था, वो फिर एक बार करेगा। ब्यास परिवार को मिल चुका है। ब्यास तहखाने के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्योंकि ये लगातार वहां पर पूजा अर्चना करते आ रहे थे। और इसके बाद इनके साथ साथ जो आम श्रद्धालु भी होंगे उनको भी अंदर जाने की अनुमति होगी। वो भी पूजा पाठ करके जो नंदी के सामने जो बाबा है वो दर्शन पूजा करके अपनी आस्था में जो और भी फल पा सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर कल जिला कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। गंगा जल से पूजा अर्चना की गई थी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज। विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक, सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा की बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज। खबर में आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर कल यानी कि 2 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले आज सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक की जाएगी, जिसमें सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की 2 फरवरी से शुरुआत। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की 2 फरवरी से शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का सूरजकुंड उद्घाटन करेंगी। बता दें कि 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मेले का संचालन किया जाएगा। तो वहीं सूरजकुंड मेले में लगभग 50 देश भाग ले रहे हैं और इस सूरजकुंड मेले का शुभारंभ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का करेंगी उद्घाटन। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मेले का संचालन किया जाएगा।
सूरजकुंड मेले में लगभग 50 देश ले रहे हैं भाग। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की 2 फरवरी से की जाएगी शुरुआत। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मेले का संचालन किया जाएगा। सूरजकुंड मेले में लगभग 50 देश ले रहे हैं भाग। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की 2 फरवरी से की जाएगी शुरुआत। इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो वहीं 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मेले का संचालन किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने शुरू किया जय जवान अभियान। 31 जनवरी से 20 मार्च तक देश भर में चलेगा अभियान। 31 जनवरी से 20 मार्च तक देश भर में चलेगा अभियान। सेना में स्थायी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, कुछ इस प्रकार से कांग्रेस ने कहा। तो वहीं अग्निपथ योजना तत्काल निरस्त करने की मांग भी रखी। सभी अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, कुछ इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी मांग रखी है। कांग्रेस ने कहा कि सेना में स्थायी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, अग्निपथ योजना तत्काल निरस्त करने की मांग। सभी अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, कुछ इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी मांग रखी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुरू किया है जय जवान अभियान। 31 जनवरी से 20 मार्च तक देश भर में जय जवान अभियान चलेगा, जिसमें सेना में स्थायी प्रक्रिया बहाल की जाए। कुछ इस मांग को लेकर कांग्रेस ये अभियान शुरू कर रहा है। तो वहीं अग्निपथ योजना तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग भी रखी जा रही है। कांग्रेस की ओर से 31 जनवरी से 20 मार्च तक देश भर में जय जवान अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सेना में स्थायी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए और अग्निवीरों को तत्काल नियुक्ति दी जाए और अग्निपथ योजना तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर के कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत कर रहा है। सभी अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, कुछ इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी मांगे भी रखी हैं। कांग्रेस ने शुरू किया जय जवान अभियान। 31 जनवरी से 20 मार्च तक देश भर में चलेगा जय जवान अभियान। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर मोगा के कस्बा बाघा पुराना के एक गांव में 5 लोगों ने दुकान पर सामान खरीदने आई 17 साल की नाबालिग लड़की को कार में डालकर अपहरण कर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सुबह उसके घर के पास गंभीर हालत में फेंक कर फरार हो गए। दुष्कर्म करने वालों का दुस्साहस इस कदर था कि लड़की की हालत गंभीर होने के बावजूद उसे अस्पताल नहीं ले गए। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के 5 आरोपी भी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। वहीं लड़की के परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग लड़की का अपहरण करके ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से जांच कर मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश कर रही है। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। वहीं इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार बैन। इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार बैन। इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया कड़ा एक्शन। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की कार्रवाई। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर लगाई रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार पर बैन। तो वहीं इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर लगी है रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार पर बैन। इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया कड़ा एक्शन। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की कार्रवाई। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर लगाई रोक। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर लगाई रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार पर बैन। इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट मिलने के बाद आरबीआई ने लिया कड़ा एक्शन। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की कार्रवाई। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बैंक को ग्राहक खाते से जमा या टॉपअप स्वीकार पर लगाई रोक। ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा रकम स्वीकार पर लगाया बैन। इस बारे में केंद्रीय बैंक को मिली है ऑडिट रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको बता देते हैं लखनऊ से, जहां पर हाईकोर्ट ने सवेतन बहाली आदेश पर लगाई मुहर। विधि अधिकारी और 5 शिक्षकों की थी सवेतन बहाली। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी। सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट डबल बेंच ने बताया सही। हाईकोर्ट ने सवेतन बहाली आदेश पर लगाई मुहर। विधि अधिकारी और 5 शिक्षकों की थी सवेतन बहाली। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी। सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट डबल बेंच ने बताया सही। हाईकोर्ट ने सवेतन बहाली आदेश पर लगाई मुहर। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर विधि अधिकारी और 5 शिक्षकों की थी सवेतन बहाली। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के थे सभी कर्मचारी। सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट डबल बेंच ने बताया सही। हाईकोर्ट ने सवेतन बहाली आदेश पर लगाई मुहर। विधि अधिकारी और 5 शिक्षकों की थी सवेतन बहाली। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के थे सभी कर्मचारी। राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक केंद्र सरकार से मांगा जवाब।
कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य धार्मिक शिक्षा देने को शिक्षा बोर्ड? पूर्व में भी केंद्र सरकार से नहीं मिला था स्पष्ट जवाब। मदरसा बोर्ड का गठन करने संबंधी कानून का मामला। मदरसा बोर्ड का गठन करने संबंधी कानून का मामला। कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है याचिका। चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट कर रहा है सुनवाई। पूरे मामले में आज भी हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य धार्मिक शिक्षा देने को शिक्षा बोर्ड तय? पूर्व में भी केंद्र सरकार से नहीं मिला था स्पष्ट जवाब। मदरसा बोर्ड का गठन करने संबंधी कानून का मामला। मदरसा बोर्ड का गठन करने संबंधी कानून का मामला। कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है याचिका। चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट कर रहा है सुनवाई। पूरे मामले में आज भी हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक केंद्र सरकार से मांगा जवाब। वहीं राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर होगा केंद्रित। आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का होगा प्रयास। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। बजट सत्र में राम मंदिर की होगी धूम। आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का होगा प्रयास। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर सीट बंटवारे पर चल रही रार हो सकती है खत्म। सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने किए शुरू। कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर शुरू की तैयारी। सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने किए शुरू। कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर शुरू की तैयारी। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक का दौर जारी। अलग अलग बैठकों में एक एक सीट की समीक्षा। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर हो सकती है रार। सीट बंटवारे पर चल रही रार हो सकती है खत्म। सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने किए शुरू। कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर शुरू की तैयारी। तो वही बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही रार जल्द ही खत्म हो सकती है। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर पुस्तिकाओं पर सुरक्षात्मक QR कोड। यूपी बोर्ड परीक्षा में होगा सुरक्षात्मक QR कोड। बोर्ड परीक्षा में कवर पेज पर रहेगी कोडिंग। 22 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू। कक्ष निरीक्षकों को QR कोड युक्त दी जा रही है आईडी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने की कवायद। कॉपियों पर पेज नंबर के साथ ही 4 रंगों में छपवाया जा रहा। प्रदेश भर में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
उत्तर पुस्तिकाओं पर सुरक्षात्मक क्यूआर कोड। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं होनी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर ये कवायदे की जा रही हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा में कवर पेज पर कोडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा क्यूआर कोड युक्त रहेंगी उत्तर पुस्तिकाएं। 22 फरवरी से होने वाली है बोर्ड परीक्षाएं, जिसके लिए अभी से ही कमर कस के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां तक कि कक्ष निरीक्षकों को भी क्यूआर कोड युक्त आईडी दी जा रही है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने की कवायद तेजी से शुरू की गई है। कॉपियों पर पेज नंबर के साथ ही 4 रंगों में छपवाया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के 16 शहरों में रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी। 16 शहरों में विकास की कई परियोजनाएं होंगी शुरू। रिवर फ्रंट कंप्लीट स्ट्रीट बड़े पार्क का किया जाएगा विकास। प्रदेश भर में वाटर बॉडीज तथा झीलों का होगा विकास। इसके लिए प्रदेश सरकार करीब 2218.74 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिए केंद्र से मांगा बजट। रुक कर लेते हैं संसद भवन का, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं संसद भवन से, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं। आज लगभग 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, तो वहीं वित्त मंत्री के हाथों में बजट भी दिख जाएगा आपको। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची हुई हैं और उनके हाथों में एक ब्रीफकेस टाइप का है, जिसमें निर्मला सीतारमण के हाथों में जो लाल कलर की चीज़ है, बैग है, जो उसमें आज का बजट है जिसे पेश किया जाएगा। संसद भवन में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। इस लाल कलर के बैग में ही आज का बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में लाल कलर का बैग है, जिसमें आज का बजट है और इसे अब से कुछ ही देर में संसद भवन में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से अनुमति के बाद वित्त मंत्री इसे पेश करेंगी। तो वही लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली महिला बन जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और संसद भवन पहुंचते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके हाथ में एक लाल कलर का बैग भी है, जिसमें आज का बजट है और उसे कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। संसद भवन पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री और उनके हाथों में लाल कलर के बैग में वो बजट है, जिसे आज सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। और उसमें कई बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं आमजन के लिए राहत का कार्य भी करेंगी। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा ये बजट। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन। बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, जिसे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।